हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारी जो मध्यकालीन भारत की सीरीज शुरू कर रखी थी उसमें हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया, खिलजी वंश कंप्लीट कर लिया और अभी हम तुगलक वंश पढ़ें जो कि इसका दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। इसमें तुगलक का वंश में जो है हमने मोहम्मद बिन तुगलक को देख लिया, गयासुद्दीन तुगलक को देख लिया। अब हमारा तीसरा शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको पीछे की क्लासेस पसंद आ रही होगी और प्लीज़ क्लासेस को देखना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं आज हम फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड कितना है? 1351 से 1388 ईस्वी कि इसने इतने टाइम तक शासन किया था तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत पर। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम था मलिक रजब। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने भाई की मृत्यु के बाद फिरोज की देखभाल की गई, मतलब कि जो ये फिरोज शाह गयासुद्दीन तुगलक था, तुगलक वंश का सबसे पहला शासक, उसके भाई का बेटा था ये फिरोज शाह तुगलक। जबकि गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बना और उसके बाद ये आएगा फिरोज शाह तुगलक। इसका अर्थ यह हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जो है चाचा के बेटे भाई थे आपस में। मोहम्मद तुगलक ने भी इसका विशेष ध्यान रखा। उसे राजनीति एवं प्रशासन की समुचित शिक्षा प्रदान की गई फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का पिताजी जो था वो बचपन में मर गए, इसलिए इसका पालन पोषण जो था वो इसके चाचा ने ही किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि हमारा तुगलक वंश का पहला शासक था। उसे अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। इस पर रहते हुए उसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक की सेवा पर उसका विश्वास प्राप्त कर लिया कि इसने मोहम्मद शाह तुगलक जो पीछे राजा गया है उसका विश्वास जीत लिया, अपने भाई का, अपने ताऊजी के बेटे का। उलेमा के सहयोग से 22 मार्च 1351 को ठट्टा में ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ कि इसको गद्दी पर बैठाया गया मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद। खुदाबंद ज़ादा ने भी यह निर्णय स्वीकार कर लिया। यह एक उदार शासक था। इसने उलेमा वर्ग की सलाह मानते हुए धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की, मतलब कि ये काफ़ी नरम स्वभाव का राजा बना था जब गद्दी पर बैठा था। और इसने जो उलेमा थे, इस्लामिक धर्मगुरु थे, इस्लाम के धर्मगुरु उलेमा, याद रखिएगा उलेमा किसे कहा जाता है? इस्लाम के धार्मिक गुरुओं को उलेमा बोला जाता है। तो इसने उलेमाओं की बात मानकर जो है एक धर्म के आधार पर इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी, मतलब कि ये उलेमा के प्रभाव को स्वीकार करता था, उनको अपने प्रशासन में उनकी इज्जत करता था। हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी गई, क्योंकि हिंदू थे जो कि इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। इन्होंने इस्लाम धर्म को न मानने वाले को जिम्मी कहा। अब ब्राह्मणों पर भी जजिया कर देने को बाध्य किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। जजिया कर क्या था? ये एक धार्मिक कर था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, क्योंकि हिंदू लोग जो थे वो इस्लाम धर्म को ग्रहण नहीं कर रहे थे, इस्लाम को पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए जो है उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसको कि जजिया बोला जाता था। और ये हिंदुओं पर ही लगता था सिर्फ। पहले के जो सुल्तान हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला एकमात्र दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने हिंदुओं के अनेक मंदिर भी नष्ट कर दिए। मंदिरों की मरम्मत पर पाबंदी लगा दी कि किसी भी हिंदू के जो मंदिर है उनकी मरम्मत नहीं कराई जाएगी, और जो अनेक मंदिर थे उनको तुड़वा भी दिया। राज्य ने मुख्यतः 4 ही कर इम्पोर्टेंट रखे। इसने बाकी सभी बोला जाता है कि इसने लगभग 23-24 कर, जो 23 जो कर चले हुए थे उनको, पीछे के जो 23 कर लोगों पर लगे हुए थे उनको समाप्त कर दिए, क्योंकि काफ़ी उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और इसने जो है 4 मुख्य कर थे उन्हीं को रखा। पहला था खराज, ये भूमि पर कर लगता था। ज़कात जो था वो मुस्लिमों से लिया जाता था, जबकि जजिया जो था वो गैर मुस्लिम मीन्स हिंदुओं से लिया जाता था। और खुम्स, ये खुग्स नहीं, हाँ खुम्स आएगा,
खुम्स किससे लिया जाता था कि युद्ध में लूट का माल के जब ये युद्ध पर जाते हैं, अभियान पर जाते हैं, तो वहाँ से जो युद्ध में इनको लूट का माल मिलता है उनको राज्य की तरफ से राज्य में उनको जमा करवाना होता था। तो इसने ये 4 कर रखे थे। खराज ये भी भूमि कर है, ये हिंदुओं पर लगता था। ज़कात मुसलमानों पर लगता था, और ये जजिया जो था ये हिंदुओं पर लगता था। ये धार्मिक कर था जजिया। खुम्स जो है युद्ध में लूटे हुए माल का था। सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों का निर्माण हुआ। नहरें तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनाई थी, इसके चाचा ने, जो कि सबसे पहला हमारा शासक था। कि दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था पीछे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहरें किसने निकलवाई, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक इसका क्या लगता था, चाचा, मीन्स ताऊ या चाचा कुछ भी बोल दो, लगता था। तो उसने जो नहरें बनवाई थी, इसके समय में 5 प्रमुख नहरें हो गई थी। और इसने जो है नहरों पर भी सिंचाई कर लगा दिया था कि नहरों से जो अपने खेतों में पानी लगाता है वो हमें सिंचाई कर देगा। तो सिंचाई कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अब इसके समय में जो 5 प्रमुख नहरें थी, ये कई बार पूछी जाती एग्जाम्स में कि 5 प्रमुख नहरें फिरोज शाह तुगलक के समय में कौन सी थी। तो इनको आपको ऑप्शन में दे देगा और एक आधी गलत दे देगा कि ये यहाँ से यहाँ तक थी, तो उनको सही करना होता है। तो इसको याद कर लेना, ठीक है, ध्यान से। कि एक तो यमुना नदी से हिसार से 150 मील लंबी है, ये अलुखनी नहर थी। दूसरी रजवाहा नहर थी। एक सिरमौर से हांसी तक की थी। एक घग्गर से फिरोजाबाद तक की, और एक यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर थी। इनको कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए कि द्वितीय अभियान के बाद जौनपुर नगर की स्थापना की गई। जौनपुर नगर जो किसने कब बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अपना भाई जोना खां, जो कि हमने पिछला शासक हमारा पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम जोना खान भी था, जो कि इसके ताऊजी का लड़का हो गया। तो इसने अपने भाई की याद में जौनपुर नगर बसाया था। तथा फतेह खां को सुल्तान ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कि ये फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था, अपने पुत्र फतेह खान को। भारत का प्रथम सुल्तान जिसके सिक्कों पर अपने नाम के साथ फतेह खां व खलीफा का नायब नाम भी खुदवाया गया। कि जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने अपने समय में जो सिक्के चलाए थे उस पर इसने अपने पुत्र का नाम लिखवाया फतेह खान का, और एक खलीफा का नायब, ये उपाधि लिखवाई इसने। कि खलीफा मीन्स मुस्लिमों का जो धार्मिक गुरु है, सबसे बड़ा खलीफा, उसका नायब, उसका नियुक्त हूँ मैं, उसके द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। उलेमा का समर्थन। उलेमा आपको याद होगा, मुस्लिम धर्म के जो गुरु होते हैं, जो कट्टर होते हैं, कि जो सिर्फ इस्लाम धर्म को ही फॉलो करते हैं, कट्टर धार्मिक गुरु का समर्थन व प्रशंसा पाने के से फिरोज ने पूरी व वहाँ स्थित जगन्नाथ के मंदिर को लूटा। पूरी कहाँ पर, आपका उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को इसने लूटा था। वह मंदिर की मूर्ति समुद्र में फेंकवाती थी, क्योंकि इसने कई हिंदू मंदिरों को भी फुड़वाया था। इसलिए जो है ये उलेमा का समर्थन प्राप्त करना, उनके सामने अपनी प्रशंसा दिखाना चाहता था। और उलेमा तो थे ही कट्टर इस्लामी, तो वो तो हिंदुओं के मंदिरों को, हिंदुओं की चीज़ों को नष्ट करना ही चाहते थे। इसलिए इसने फिरोज शाह तुगलक ने भी ऐसा ही किया कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर को लूट लिया, वहाँ की धन संपत्ति लूट ली, और वहाँ पर जो मंदिर में मूर्ति रखी हुई थी उसको भी इसने समुद्र में फेंकवा दिया। बाध्य होकर, मतलब मजबूर होकर, जाजनगर का एक राजा था, उसने सुल्तान की अधीरता स्वीकार कर ली। वह प्रतिवर्ष कर के रूप में कूद हाथी देने पर सहमत हो गया कि मैं प्रतिवर्ष जो है अपने राज्य से आपको हाथी भेजा करूँगा, ये जाजनगर के राजा ने कहा। जाजनगर के बाद वीरभूमि के हिंदू राजा और अनेक सामंतों को पराजित करता हुआ उसने अपनी अधीनता स्वीकार करवाता यह सुल्तान दिल्ली लौट आया। कौन, फिरोज शाह तुगलक। कि इसने जाजनगर के शासक से अधीनता स्वीकार करवा ली, और वीरभूमि के हिंदू राजाओं से भी अधीनता स्वीकार करवा ली, और सामंतों को भी इसने हरा दिया। उसने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया, मतलब कि सेना का पद जो था वो उसने वंशानुगत बना दिया। कि अगर किसी का पिताजी सेना में बढ़ते तो उसका बेटा भी सेना में ही आएगा, वो किसी और काम में या किसी और नौकरी पर नहीं लगेगा, उसको सेना में ही भर्ती होना पड़ेगा। उसके पुत्र को भी ऐसे कर किसने वंशानुगत कर दिया, ताकि नए सैनिकों की भर्ती ना करनी पड़े, ये पद जो है चलता ही रहे। तथा सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की। भूमि का अर्थ है जागीरें प्रदान करनी शुरू की। पीछे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने तो जो है नगद वेतन देना शुरू कर दिया था, तो इसने
फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि नगद वेतन ना देकर भूमि का टुकड़ा दे दिया सैनिकों को कि इस भूमि के टुकड़े से जो भी आपको टैक्स मिलता है वो आप अपनी सैलरी समझकर रख लेना। इसको जागीर भी बोला जाता है। इसके शासनकाल में सेना में भ्रष्टाचार फैल चुका था, क्योंकि अगर जब सेना को नगद वेतन मिलता था तो वो पैसे के लालच में जो है अच्छे से सेवा करते थे, अच्छे से काम करते थे। लेकिन अब इनको जागीरें दी गई तो किसी जागीर से ये ज़्यादा टैक्स वसूल लेते थे, वहाँ पर किसानों का शोषण करते थे और कहीं पर जो है इनको कम पैसे हाथ लगते थे। तो इस तरह जो है सेना का सिस्टम इसके समय में काफ़ी ख़राब हो गया, उनमें भ्रष्टाचार फैल गया। फिरोज शाह अपने आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहलाया। इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने थोड़े बहुत प्रशासन में सुधार किए और इसने सेना को वंशानुगत बना दिया और इसने जो एक्स्ट्रा कर थे, टैक्सेस थे, उनको भी ख़त्म कर दिया। उसने सिर्फ 4 मुख्य टैक्स को ही रखे और ये उदार शासक था। लेकिन इसने ये गलत काम किया कि इसने काफ़ी हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था सबसे ज़्यादा। कई बार पूछा गया है कि सल्तनत काल का अकबर के शासक को कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को। इसने कौन कौन से नगर बसाए थे ये देखिए कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया, फिरोज़ाबाद को जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर इसने अपने भाई जोना खान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी याद में ये नगर बसाया था। तो पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए शहरों के नाम बताओ, तो इसमें आपको 5 दे देगा या फिर कोई और एक्स्ट्रा डाल देगा जो कि किसी और शासक ने बसाया था। तो आपको इसमें से चूज करना होता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए कौन कौन से शहर थे। तो हिसार, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, ये देखो 3 तो F से शुरू होने वाले हैं, फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, और एक जौनपुर अलग है थोड़ा और एक हिसार अलग है, याद कर लेना अच्छे से। इसने नहरों, अस्पतालों, मस्जिदों तथा गुंबदों का निर्माण भी करवाया। इसने और नहरें निकलवाई थी और नहरों की भी सिंचाई कर भी लगवाया, अस्पताल बनवाए, मस्जिदों का निर्माण करवाया, और जबकि हिंदू मंदिरों को इसने तोड़वाया था। और इसने मंदिर जो मस्जिद होती थी उन पर गुंबदों का निर्माण भी करवाया। इसने आकाशीय बिजली से ध्वस्त हुई कि आकाश मतलब कि बिजली गिरने से जो कुतुब मीनार थी उसकी 5वीं मंजिल जो है ख़राब हो गई, इसका इसने पुनर्निर्माण करवाया। तथा वह कुतुब मीनार आपको याद होगा किसने बनवाई थी, तो दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया था। इसने कुछ मंजिलें बनवाई थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी 3-4 मंजिलें बनवाई। अब जो फिरोज शाह तुगलक आता है, ये इसकी जो मंजिल बनी हुई थी 5 मंजिलों को इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवा दिया। तो जब ये 5 मंजिल बनी हुई थी तो बिजली गिरने से एक मंजिल ख़राब हो गई ऊपर वाली 5वीं, तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने उस कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का अच्छे से पुनर्निर्माण करवा दिया। वह मेरठ तथा टोपरा जो कि अम्बाला में है स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली ले गया और अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद में उन्हें स्थापित कर दिया। कि जो अशोक शासक है प्राचीन भारत में, उसके स्तंभों पर उसके अभिलेख लिखे हुए थे। एक तो था मेरठ यूपी में, एक टोपरा अम्बाला हरियाणा में था। तो उन दोनों को वहाँ से उठवाया इसने और दिल्ली ले आया अपनी राजधानी फिरोजाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक नया विभाग स्थापित किया, दीवान ए बंदखान। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए बंदखान विभाग की स्थापना किसने की थी? ये दीवान ए बंदखान तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए की थी? दासों के या गुलामों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दास दिल्ली सल्तनत में इसी के पास थे। इसके पास कितने गुलाम या दास थे? 1,80,000 इसकी सेना में रहते थे। गुलाम या दास जो था इसके राजमहल में 1,80,000 गुलाम या दास रहते थे। और इसने इन दासों के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया था, उसका नाम था दीवान ए बंदखान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने निर्धन महिलाओं तथा बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा करवा दी कि बिना पैसे उनका फ्री इलाज करवा दिया। और एक जो अस्पताल खुलवाया था उसका नाम था दारुल सफ़ा, ये हॉस्पिटल भी इसने बनवा दिया था। और आर्थिक सहायता करने के लिए निर्धन जो महिलाएं थी और जो गरीब बच्चे थे उनके लिए एक दान विभाग बनवाया, उसका क्या नाम था? दीवान ए खैरात,
ये भी पूछा जाता है कि दान विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। दान विभाग का नाम क्या था? दीवान खैरात। गुलाम जो दीवान बंदगान जो था गुलामों के लिए, उसकी स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। और निःशुल्क चिकित्सा या फिर अस्पताल खुलवाया किसने? ये फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग तथा रोजगार कार्यालय की भी स्थापना की। हज की व्यवस्था प्रव्यय करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। हज जो था ये मुस्लिमों की धार्मिक यात्रा होती थी, तो इस पर जो है इसने मुस्लिम धर्म में जो है ये यात्रा करते थे मुस्लिम धर्म के लोग अपने हज की, तो उस पर जो है व्यय करने वाला इसने लोगों की फ्री व्यवस्था कर दी हज पर यात्रा करने के लिए कि आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री खाना दिया जाएगा, फ्री सेवा दी जाएगी, आप हज की यात्रा करो। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट आपका आता है कि फिरोज शाह ने 2 नए सिक्के चलवाए थे। एक तो अद्धा था जो कि जीतल का 50% और एक बिक था, ये जीतल का 25% था। और फारसी भाषा में इसने अपनी आत्मकथा लिखी जिसको कि फुतुहात फिरोज शाही बोला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे। सिक्कों के बारे में भी पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए कौन से सिक्के चलाए, तो एक तो अद्धा और एक बिक। इससे पहले जो इसका ताऊजी का लड़का था, इससे पिछला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, उसने भी 2 सिक्के चलाए थे। एक तो तांबे का जीतल, एक चांदी का टंका चलवाया था उसने, ठीक है। इसने अद्धा और बिक चलवाया। और इसने अपनी आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी खुद की, फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में लिखी। पूछ लिया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो है उसकी भाषा कौन सी है? फारसी, अरबी, आपको दे देगा ऑप्शन में, तो इसकी भाषा कौन सी है? फारसी। और इसका नाम क्या था? फुतुहात फिरोज शाह, की फिरोज शाह के बारे में खुद की रचना। प्रसिद्ध इतिहासकार है एक बर्नी, इसका दरबारी था। उसने तारीख फिरोज शाही क्या लिखी थी? उसने तारीख फिरोज शाही लिखी। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, फुतुहात फिरोज शाही तो इसकी आत्मकथा है फुतुहात, और जो बर्नी ने लिखे उसका नाम है तारीख फिरोज शाही। तथा फतवा जहांदरी, ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी है? बर्नी ने। एक तो तारीख फिरोज शाही, एक फतवा जहांदरी। 1360 ईस्वी में सुल्तान का आक्रमण नगरकोट राज्य पर हुआ, जिस पर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी आक्रमण किया था। इससे पीछे का जो शासक था उसने भी नगरकोट पर आक्रमण किया था। मोहम्मद के समय में नगरकोट के राजा ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली थी, कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर आक्रमण किया था नगरकोट पर, तब इसने नगरकोट के राजा ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कि सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का लगभग समाप्ति हो गया, क्योंकि उसके बाद के शासक जो थे वो काफ़ी अयोग्य थे। इसमें अयोग्य शासक आएंगे बाद में, लेकिन जो योग्य शासक थे तुगलक वंश में, उसमें हम 3 का नाम पढ़ते हैं। सबसे पहला तो था हमारा गयासुद्दीन तुगलक, सबसे पहला जिसने कि नहरें बनवाई थी और जिसका कि लकड़ी का महल गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद आता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का पुत्र था ये, ठीक है। किसका पुत्र था? गयासुद्दीन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक आएगा। अब हमने आज जो पढ़ा हमारा है वो है फिरोज शाह तुगलक। तो ये 3 शासक हैं आपके तुगलक वंश में, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के शासक जो थे उनका सिर्फ आपको नाम पूछ सकता है, उनका टाइम पीरियड पूछ सकता है, लेकिन इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो ये 3 ही आपके इंपॉर्टेंट है। ये जो था इसका बेटा था, और ये जो था इसका ताऊ था गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि इसके भाई का लड़का था फिरोज शाह तुगलक। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे आता है हमारा गयासुद्दीन तुगलक, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसके बारे में एक बार मैं आपको कुछ खास इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो एक बार दोबारा याद करवा देती हूँ। कि एक तो आपने सबसे पहले तो ये पढ़ना कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था उसके चाचा का लड़का था, ठीक है। इसका पालन पोषण मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी ने किया था। और नेक्स्ट है कि ये एक धार्मिक कट्टरवादी था फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट करवाया था और अपने इस्लाम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। और इसने जो हिंदुओं में ब्राह्मण जो थे उन पर भी जजिया कर लगाने वाला यह पहला शासक था।
इससे पहले दिल्ली सल्तनत में किसी भी शासक ने हिंदुओं ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक था इसकी माँ क्या थी, कि हिंदू महिला थी। हिंदू महिला पूछा जाता है कि ये हिंदू महिला माता का पुत्र कौन है दिल्ली तुगलक वंश में, तो इसकी माता क्या थी, हिंदू महिला थी। हिंदू राजपूतों में हिंदू महिला। इसके पिताजी माता और पिताजी की बचपन में ही मृत्यु हो गई, तो याद रखना हिंदू माता का ये पुत्र था फिरोज शाह तुगलक। इसने जो है 4 टैक्स रखे थे, हमने पढ़ा था कि इसने 4 बाकी 23 कर जो थे उनको ख़त्म कर दिया। इसके बाद सिर्फ इसने 4 करों को रखा था, जिसमें कि खैराज था, जजिया था, जकात था, एक खुम्स था। खुम्स कौन सा था, जो कि लूट प्राप्त धन इनको मिलता था। और इसने जो है सरकारी पद जितने भी थे प्रशासन में मंत्रियों के, सभी को मोस्टली वंशानुगत बना दिया कि जो गद्दी पर बैठे हैं ना जिस पद पर, उनके बाद उनके पुत्र बैठ जाएंगे, उनके बाद उनके पुत्र बैठ जाएंगे। इसने सेना को भी वंशानुगत बना दिया। और जो ये भी था इसके बारे में इम्पोर्टेंट कि इसने सैनिकों को नगद सैलरी देने की बजाय इसने जागीरें बांटनी शुरू कर दी, भूमि का टुकड़ा सैनिकों को देना शुरू कर दिया। इसके बाद है कि इसने नहरों पर भी सिंचाई कर लगवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसने 5 नहरें भी बनवाई थी। इम्पोर्टेंट, इसके समय में टोटल कितनी नहरें थी, 5 थी, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी थी। लेकिन इसने नहरों पर भी जो है कर लगाया था, सिंचाई कर। और इसने जो है 2 नए सिक्के चलाए थे, अद्दा और बिख। और इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका क्या नाम था, फुतुहात-ए-फिरोजशाही। और बर्नी जो था वो इसके दरबार में रहता था, दरबारी कवि था, दरबारी लेखक था, जिसने कि तारीख़-ए-फिरोजशाही और फतवा-ए-जहांगीरी 2 लिखी हैं पुस्तकें। और इसने कौन कौन से नगर बसाए थे, तो इसने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजशाह कोटला और जौनपुर 5 मुख्य नगरों की स्थापना इसने की थी। कौन कौन से, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजशाह कोटला और जौनपुर। और इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने सुधार किए थे ना प्रशासन में, कि वंशानुगत बना दिया सभी को, उदार रवैया अपनाया। इसने अस्पताल खुलवाए, दीवानों के जो दास थे उनके लिए भी एक विभाग बना दिया, दीवाने बंदगान। और जो गरीब महिलाएं और बच्चों थे उनके लिए इसने दीवाने खैरात, एक दान विभाग की स्थापना कर दी, कि उनको गरीब महिलाओं को और बच्चों को दान दिया जाता था इस विभाग से, इस डिपार्टमेंट से। इसलिए इसको जो है सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। और इसने जगन्नाथ, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को लूटा और उस मंदिर की मूर्ति को इसने समुद्र में फेंकवा दिया था। इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये भी बोला जाता है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कि उलेमा को इतना ज़्यादा महत्व दिया था, क्योंकि इससे पीछे के जो भी शासक थे उन्होंने उलेमा को इतना महत्व नहीं दिया, उनकी इतनी वैल्यू नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी ने तो बिल्कुल ही नहीं की थी, वो तो उलेमा के प्रभाव को स्वीकारता ही नहीं था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरु जो उलेमा कहलाते थे उनकी देखरेख में ही सारा काम किया, उनकी रजामंदी से ही काम किया, हर काम में उनकी परमिशन लेता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके समय में पूछा जाता है कि जो इसने 5 नहरें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहर, एक तो ये राजवाही नहर जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एक ये अलुग खनी नहर है। ये दोनों ही नहरें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लंबी थी। ये 150 मील लंबी थी, ये 96 मील लंबी थी। इसमें सबसे लंबी नहर जो है वो हाँसी वाली ये थी, सिरमौर से हाँसी तक। ये इन दोनों से भी ज़्यादा लंबी नहर थी। तो काफ़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी नहरों का इसने निर्माण करवाया था, लेकिन नाम इन दोनों की ज़्यादा पूछा जाता है। अगर ये पूछ ले कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा निकलवाई गई नहरों में सबसे लंबी कौन थी, तो वो सिरमौर से हाँसी तक की लंबी नहर थी, सबसे लंबी तो। लेकिन एक उलुग खानी नहर थी जो कि यमुना नदी से हिसार तक आती थी, और एक दूसरी थी जो कि सतलुज नदी से घग्गर नदी तक में मिलती थी, वो रजवाही नहर थी। ये जो हाँसी वाली नहर थी ये 200 मीटर लंबी है, 200 मील। ये जो इसके बाद हिसार वाली 150 मील है, घग्गर वाली 96 मील है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना।
फिरोज शाह तुगलक गुलामों का तो शौकीन था ही। इस किस्मे में कितने गुलाम या दास थे? तो 1,80,000। 1,80,000 जो है इस किस्मे में गुलाम या दास इसके राज्य में परमानेंट रहते थे। और इसके लिए इसने दीवान ए बंदगान नाम एक नया डिपार्टमेंट भी बनवा दिया। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को क्या कहा था? खलीफा का नायब, या खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि इसने जो 2 सिक्के चलवाए थे, नहीं उसने अपने सिक्कों पर एक तो खलीफा का नायब ये उपाधि लिखवाई और एक तरफ अपने बेटे का नाम लिखवाया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बाकी तो इतना नहीं पूछा जाता इसके बारे में, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इसके बारे में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको फिरोज शाह तुगलक जो है कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को दूर करूँ। ठीक है, चलिए ये हमारा था फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद जो भी शासक आएंगे वो इतने योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनका कर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए हम उनको नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। 2, 3, 4, 5 शासक और रहे हैं इसके, लेकिन इम्पोर्टेंट तो यही है। कई बार इनका कर्म पूछ लिया जाता है कि तुगलक वंश के शासकों के कर्म बताओ, तो कर्म के लिए हमें इनके बाद के शासकों को भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो वो आएगा, आपका बनेगा गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद इसका भाई फिरोज शाह तुगलक। इन 3 शासकों से ही एग्ज़ाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तुगलक काल से। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।